नमस्कार, हमारी खास पेशकश मिलकर मांगेंगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल की, जिसके पक्ष में लोकसभा के सदन में 298 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले हैं और बिलों को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी और पहला ही संविधान संशोधन बिल था जिसमें यह बिल गिर गया है। 528 का 2/3 352 होता, लेकिन इस तरह बहुमत नहीं मिलने से यह बिल पास नहीं हो सका। 54 वोट से बिल गिर गया है और इसी मुद्दे से जुड़े कई सवाल भी हैं जिस पर हम करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महिला आरक्षण कानून को लोकसभा में पास कराने के लिए मौजूदा 540 सदस्यों में से 360 सदस्यों की हाँ जरूरी थी, लेकिन सत्ता पक्ष के पास संख्या केवल 293 थी। लिहाजा बिल का गिरना तय माना जा रहा था और अंत में वही हुआ जिसका कयास लगाया गया। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन था। लोकसभा में वोटिंग से पहले बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये बिल देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है। यह बिल SC, ST और OBC के खिलाफ है, उनके अधिकार छीनने का एजेंडा है। उन्होंने कहा इस बिल का महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है, आप सत्ता हथियाने की कोशिश में हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर उन्होंने जादूगर शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका जमकर विरोध हुआ। A partnership between our friend the magician and the businessman. ये तो तरीका ठीक नहीं है। नाम नहीं लिया सर। राहुल गांधी के जादूगर शब्द बोलते ही सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो गए। राहुल के बयान पर आपत्ति जताते हुए जादूगर शब्द को कार्यवाही से हटाने के लिए अध्यक्ष से अपील की। प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। यह किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं, बार बार मैजिशियन कहकर देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। विपक्ष के कई नेताओं ने महिला आरक्षण को लेकर अपनी अपनी बात रखी, जिसका जवाब देने के लिए अंत में गृहमंत्री अमित शाह खड़े हुए। शाह ने अपने बयान में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा कि बोलते समय सबने कहा कि हम पक्ष में हैं, लेकिन दरअसल महिला आरक्षण का विरोध किया गया है। बिल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। विपक्ष ये समझ ले कि परिसीमन का विरोध SC, ST का विरोध है। तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है, इसका किसी ने विरोध नहीं किया है, मगर उसको बारीकी से देखे तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर, मगर, किंतु, परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो SC और ST सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। इस बिल का उद्देश्य 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को परिसीमन से अलग करके 2029 के लोकसभा चुनावों से ही 33% आरक्षण लागू करना था, लेकिन अब महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यह मोदी सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका भी है, जो परिसीमन के साथ महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने का दावा कर रही थी। बिल के गिरने से सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया भी अटक सकती है। विपक्ष पहले ही महिला आरक्षण के साथ साथ OBC महिलाओं के लिए उप कोटा और परिसीमन के आधार पर सवाल उठाकर एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे चुका है, जिसका असर देश में भविष्य की राजनीति पर जरूर नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
तो देखिए, ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से 30 साल का समय, लगभग 3 दशकों का वो समय जो तस्वीर नजर आती रही, और एक बार फिर वही तस्वीर, महिला आरक्षण एक बार फिर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बिल लाए गए थे, 3 बिलों पर चर्चा हुई थी, पहला ही बिल गिर गया है। 54 वोट से बिल गिर गया, पास नहीं हो पाया, तो आगे की प्रक्रिया पर कभी उतना औचित्य नहीं रह गया है। अब विपक्ष ने कई तर्कों के साथ इस पर वोट नहीं दिए हैं, जिसके चलते लगातार विरोध किया जा रहा था। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रियंका दुबे जुड़ गए हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। साथ ही कांग्रेस की ओर से स्पर्श चौधरी जुड़ रही हैं। स्पर्श जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और वरिष्ठ पत्रकार जूही वर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है जूही जी। देखिए, महत्वपूर्ण आप तीनों महिलाएं हैं और आपके लिए भी महत्वपूर्ण दिन होता, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बिल है, जो आज का नहीं है, लगभग 3 दशक का समय हो गया है। जूही वर्मा जी, आप पहला रिएक्शन क्या आपका रहेगा, आप इसे कैसे देखेंगी? क्योंकि वोटिंग को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो विरोध पहले ही कर रहा था, माना ही जा रहा था कि बिल मुश्किल है पास हो पाए, तस्वीर भी वही निकलकर सामने आई है, 54 वोट से पहला ही बिल गिर गया है। जी बिल्कुल, ये बिल पास होता तो यकीनन पूरे देश की महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़े गौरव का पल होता, एक जश्न का पल होता कि उनकी भागीदारी को, जो अब तक सिर्फ बातें हो रही थी, उसे एक मूर्त रूप दिया जाने लगा है। लेकिन यहाँ पर जो एक पहलू ये भी चल रहा था कि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल जो जोड़ दिया गया, विपक्ष ने बार बार अपना स्टैंड भी क्लियर किया है। तो आगे देखना होगा कि इस पे आगे किस तरीके से दोनों पक्ष विपक्ष आगे बात करते हैं और इस बिल को वाकई ठोस रूप दे पाते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए वाकई में अभी दोनों यहाँ पर कहा तो गया है, लेकिन परिसीमन को लेकर, जनगणना को लेकर विपक्ष के तर्क रहे। अब इस पर क्या कुछ आगे की चर्चा रहेगी, ठीक आपने कहा, वो देखना होगा। प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्या कुछ आप कहेंगी, क्योंकि चर्चाएं बहुत थी, उम्मीद बहुत कुछ की जा रही थी, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, अपील भी की गई थी कि सहयोग मिलना चाहिए, और सिर्फ इस बार की बात नहीं थी, क्योंकि लगभग 3 दशक का समय हो गया है, हर बार वो तस्वीर देखते नजर आए थे, और एक पहला मौका है मोदी सरकार का जब कोई बिल पेश ना करा पाए हो, नाकाम साबित हुए हो। सर्वप्रथम मेरे साथ बैठी सभी मातृशक्ति और मेरे भाई को प्रणाम करते हुए बात रखती हूँ कि ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारी नीति स्पष्ट है, नेतृत्व मजबूत है, और जब नियत साफ हो तो आपको सफलता मिलने से विलंब हो सकता है, परंतु कभी असफल नहीं होती। हमारी जो नीति निर्धारण करने वाली महिलाएं, मेरे साथ में जो मेरी 2 बहनें भी बैठी हैं, मैं बहुत गर्व से बोल सकती हूँ कि जब वो अपने घर से बाहर निकलती हैं, चाहे वो प्रतिपक्ष में बैठी हुई मेरी बहन उससे भी हो, जब हम घर से निकलते हैं तो हम घर को किस हिसाब से मैनेज करते हैं, किस हिसाब से अपने वर्क जो कार्यस्थल है उसको भी मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं, आगामी पीढ़ी को भी अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। तो नीति निर्धारण करने के साथ राष्ट्र निर्माण में आज नहीं तो कल निश्चित है कि हमें हमारा स्थान निश्चित तौर पर मिलेगा। वो भारत तो वो देश है जिसके अंदर आज नहीं बहुत पहले 300 वर्ष पूर्ण देवी अहिल्या के तौर में हमने शासिका का शासन भी देखा, जिसमें आपने देखा उस समय भी डच और मुगल हो चाहे फ्रांसीस हो, सभी के मतलब आक्रमण हुआ करते थे, और फिर भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया था। तो आज हम ये कह सकते हैं कि कुछ वोट की कमी के कारण ये जो बिल है वो थोड़ा सा पोस्टपोन जरूर हुआ है, लेकिन कोशिश जैसे मैंने कहा कि बहुत सकारात्मक है। आगे निश्चित तौर पे इस पे हम सफल होंगे, और जिन्होंने जो किया है जनता उसका जवाब उनसे जरूर मांगेगी। और आगे निश्चित, जैसे हमने कहा कि पहले लोगों को आशंका थी कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लागू नहीं हो पाई, पर आज लगातार चल रही है। आज सबसे ज्यादा विवाद उसी योजना के ऊपर किया जाता है, उसके फंड को लेकर सबसे ज्यादा बातें की जाती है, परंतु वो योजना सतत चल रही है। तो आगे भी ये बिल आएगा, बहनों को उनका अधिकार निश्चित तौर पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पर्श चौधरी जी, बीजेपी कह रही है, प्रियंका जी कह रही है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आधी आबादी है और पूरे हक की मांग लगातार उठती आई है। यहाँ तो 50% भी नहीं, 33% आरक्षण की मांग की जा रही थी। तस्वीर बहुत बदलती है, और आज की मांग नहीं, आपकी सरकार भी रही तब भी बिल पास नहीं हो पाए, तब भी लगातार हंगामे देखने को मिले, कई तरह की चर्चाएं देखने को मिली। लेकिन यहाँ जो आपके तर्क थे थोड़ा अभी और स्पष्ट कीजिएगा। लेकिन ये मौका था, अगर यहाँ से बिल पास होते तो बहुत अच्छी तस्वीर नजर आती। आपका क्या मानना है? बात है, और इस विषय पर मुझे लगा 2023 में हम संवैधानिक संशोधन कर हमने हमारी आधी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व देने की जो बात की थी, उसमें सब एक साथ थे, और अचानक 30 महीने बाद अपने ही स्टैंड पे पलटी सडनली मार ली जाती है विदाउट द प्रोसीजर। असली मुद्दा वहां था। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी, जो अभी बड़ी अच्छी बात प्रियंका जी कह रही थी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो प्रचंड बहुमत के 2014 और 19 के साल भी थे, कार्यकाल भी था जहां कोशिश की जा सकती थी, जब विपक्ष के लोग लगातार कह रहे थे। फिर 1989 में
जब राजीव गांधी जी इस नारी बंधन अधिनियम का जो बेसिस है देश में, कहीं ना कहीं 15 लाख आज जो हमारी बहनें हैं लोकल बॉडीज में, उस समय किसने क्या विरोध किया था? बढ़िया है, इतिहास पे ना जाए, क्योंकि इतिहास ये बताएगा कि कौन कितने पानी में, स्पेशली किसने रोक लगाई। लेकिन जब आप बात ये कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के प्रतिनिधित्व को नकारते हुए संवैधानिक प्रक्रियाओं को जो हमारी आधी आबादी है उनके आरक्षण का इस्तेमाल करके उनके अधिकारों को ढाल बनाकर अगर आप परिसीमन जैसी संवैधानिक संघी बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, जिस पर दक्षिण भारत के सभी राज्यों को, और हाँ, मैं अगर वक्त मिला तो मैं आंकड़ों से बताऊंगी कि ये डर नहीं था। अमित शाह जी जो आश्वासन दे रहे थे वो विधेयक में नहीं है, इसीलिए सदन स्टेट्स इसका विरोध कर रहे हैं। तो इन प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए हम कह रहे थे, हमारे खड़गे जी ने भी कहा कि 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक चलाने का एक प्रोविजन होता है, प्लीज वो कीजिए। तो ये सब संसद का जो कीमती समय है, जो स्पेशल सत्र बुलाया गया, उसको करने के पहले ड्यू प्रोसीजर्स अगर की जाती, विरोध कहीं से कहीं तक नहीं है। तो आज जो बिल पास नहीं हो पाया है, जो 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया है, वो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन जिस पार्टी के मुख्य लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल्स में हो, जिसका 12 साल में कच्चा चिट्ठा हो महिला सुरक्षा के नाम पे, तमाम चीजों के नाम पर, उसको ये कहना पड़े, करना पड़े प्लान। ठीक है प्रियंका जी, एक क्विक रिएक्शन इस पर दीजिएगा, फिर जूही जी के पास में जाऊं। एक क्विक रिएक्शन दीजिएगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारी प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती थी अगर पूरी मंशा होती तो। बड़ी हास्यास्पद बात है कि लोकतंत्र की दुहाई और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं की बात वो करते हैं जो किसी से पूछे बिना रातों रात आपातकाल लागू कर देते हैं और 25 साल तक जनगणना को फ्रीज करके रख देते हैं और वंचित और दोषित लोगों की जो है उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं शोषण करते हैं। और जो लोग सिर्फ 54 करोड़ की आबादी के ऊपर 543 सीट लेकर के अपने आप को बड़े विजेता बताते रहे और आज 140 करोड़ की आबादी पे परिसीमन के लिए दुनिया भर की बातें करते हैं और इनके खुद के नेता कहते रहे न जात पे न पात पे मोहर लगेगी सिर्फ हाथ पर। तो आज आप लोगों को वंचित भी दिख रहा है, शोषित भी दिख रहा है, पिछड़ा भी दिख रहा है, तब आपको जात पात क्यों नहीं दिख रही थी? या तो राजीव गांधी जी उस समय गलत थे, या इंदिरा गांधी जी गलत थी, या आज आपकी हम बात करें राहुल गांधी जी जो पहले देश को पहले भी बांटने की कोशिश करते रहे और आज भी वही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारी इस पर चर्चा है, हम इस पर लौटेंगे। जूही जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो विपक्ष के तर्क दिए गए हैं, इन तर्कों को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि परिसीमन को लेकर भी शंकाएं थी और राहुल गांधी ने आज ही कहा, जिस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी तमाम चीजों का जिक्र किया, उसके बावजूद भी हंगामा हुआ और कई परिसीमन को लेकर चीजों का जिक्र किया कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो एक पूरा तरीका है, एक पूरा पैटर्न है, जिस तरीके से लाया जा रहा है, इस टाइमिंग पे लाया जा रहा है और जिन सीटों का अंतर देखने को मिलेगा, जो कि उत्तर भारत में सीटें बढ़ जाएंगी, जो फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, जो तर्क दिए गए, इनको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि ये बड़े तर्क, बड़ी वजह रहे कि विपक्ष ने वोट नहीं किया। देखिए बहुत सारी चीज़ें तो अभी इसमें भी क्लियर होना बाकी है। जैसे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भों में ही कि यहाँ पर 40 से 45 सीटें होंगी, कुछ भी एग्जैक्ट और एक्यूरेट अभी भी ऑन पेपर्स नहीं है कि आगे क्या होगा। इसीलिए परिसीमन और महिला आरक्षण बिल मेरे लिहाज से अगर ये अलग अलग समय पे आया होता तो शायद तस्वीर कुछ और हो सकती थी। मैं समझती हूँ कि शायद पक्ष विपक्ष को छोड़कर महिला सांसद जरूर उसका साथ देती कि ये 33% आरक्षण बढ़ना चाहिए था, क्योंकि परिसीमन एक अलग प्रक्रिया है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो अभी तक हुआ वो ये हुआ कि आम लोगों के नजरिए से हम देखें तो बहुत कंफ्यूजन है कि परिसीमन कहाँ पे आके अटक रहा है और महिला आरक्षण बिल कहाँ पर अटक रहा है। तो अभी जो इमेज बनी है वो पूरी यही बनी है कि विरोध जो हुआ है वो महिला आरक्षण बिल का हुआ है। तो कांग्रेस भी ये बहुत अभी क्लियर आगे कैसे करेगी वो भी देखने की बात होगी कि उसने महिला आरक्षण बिल का विरोध क्यों किया है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी लेकर कांग्रेस जमीन पर उतरेगी, वो काफी कुछ कांग्रेस का स्टैंड क्लियर करेगा। एज ऑफ नाउ जो रिफ्लेक्ट हुई है चीजें वो ऐसी ही रिफ्लेक्ट हुई है कि महिला आरक्षण का विरोध हुआ है और उसमें विपक्ष ने साथ नहीं दिया है। महत्वपूर्ण बात का आपने जिक्र किया, परिसीमन को अलग-अलग, जनगणना को लेकर भी बहुत सारे तर्क हैं। जनगणना के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा जूही जी, क्योंकि इसको लेकर ही बहुत सारी चर्चाएं रही कि विपक्ष कह रहा था कि अभी जनगणना करा लेते, उसके आधार पर करते तो हम तैयार थे, लेकिन सरकार ने कहा कि पुरानी जनगणना जो 2011 की थी उसी के आधार पर ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसको लेकर भी थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। देखिए जनगणना के बाद ही परिसीमन होना है ये बहुत पहले से तय हो चुका है। और अब जैसा सदन में आज गृह मंत्री ने भी बताया कि बहुत सारे जगहों पर ऐसे हालात हो चुके हैं कि जनसंख्या काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए वहां पर परिसीमन के हिसाब से अब
सीटों का विभाजन हो जाना चाहिए, सीटों का लिमिटेशन, डिलिमिटेशन तय हो जाना चाहिए। तो परिसीमन एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है जो जनगणना के बाद होनी चाहिए थी। अब जो ये है कि पहले जनगणना करा ली जाए फिर परिसीमन हो, तो ये बहुत छोटी प्रक्रिया नहीं है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जनगणना में 10 साल का समय लगता है, 2011 के बाद 2021। तो अगर अभी भी जनगणना का काम शुरू होता है तो कम से कम 10 साल का समय लगेगा। तो आने वाले चुनाव जो है वो परिसीमन के अनुसार हो पाएंगे, ये बहुत मुश्किल होगा। ठीक है प्रियंका जी, एक तो पहले भी जनगणना भी लगातार चर्चाओं में रही, किस तरह के सवाल उस पर भी उठते रहे। अब चूंकि ये जो बिल गिर गया है, अब क्या चुनौती है प्रियंका जी, और क्या, क्योंकि 2029 में तो अब मुश्किल नजर आ रहा है कि पूरा 33% आरक्षण, महिला आरक्षण है वो लागू हो जाए, क्या विकल्प रह गए और क्या कुछ अब सरकार के आगे की रणनीति होगी? देखिए, निश्चित है कि मैंने फिर स्टार्टिंग में ही कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी हो सकता है कि कुछ लोगों ने वोटिंग नहीं किया है, एक दिन चर्चा और करवाई जा सकती है, जैसे आपातकालीन स्थगन अगर सत्र बुलाया जा सकता है। तो आगे भी प्रयास करने के लिए हमारी पार्टी पीछे नहीं हटेगी, ये बात तो मैं आश्वासन निश्चित दे सकती हूँ। आधी आबादी को पूरा अधिकार निश्चित तौर पे मिलेगा। अगर नीति निर्धारण अगर महिलाओं के द्वारा सुनिश्चित किया जाना है, 2047 की जो हम विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं, उसमें अगर हम महिलाओं के अधिकारों को इस तरीके से शोषित करेंगे, वंचित करेंगे, तो पहले भी इनकी परेशानियां भुगतनी पड़ी और आगे भी भुगतनी पड़ेंगी। तो अगर विकसित भारत की परिकल्पना है, अभ्युदय भारत की परिकल्पना हम बात करते हैं, तो वो लोग तो कदापि इसके ऊपर जश्न ना मनाए, जो वो गति अवरोधक बन सकते हैं, परंतु हमारा जो रथ है, विजय रथ है, वो निश्चित तौर पे चलेगा। राहुल गांधी जी का भी बयान सामने आया, मिलेगा। जैसे ही पूरी वोटिंग हुई उसके बाद जब नेताओं का निकलना लोकसभा से शुरू हुआ, राहुल गांधी जी कहते नजर आए कि ये पूरा जो बिल था वो बीजेपी को चुनावी फायदे के लिए लाया गया था। ये पूरी की साइकोलॉजी यही थी, पूरी रणनीति यही थी। अगर महिला आरक्षण पर आप लाना चाहते हो तो हम तैयार हैं, पक्ष में वोट करेंगे। इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? तो पक्ष की बात करते हैं तो अभी तो खुद INDI गठबंधन में अलायंस में उन्हीं लोगों को लेकर के बैठे हुए हैं जिन्होंने एक जमाने में उनका खुद का महिला बिल का विरोध किया था। उनको हटा दे, उनसे अलायंस खत्म कर ले। दूसरी चीज, अगर मैं महिलाओं के अधिकारों को लेकर के इतने ही मजबूती से बात करते हैं, तो जो खुद इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व को देख चुके हैं, उस दौर में भी महिला बिल को ला करके उस समय पास करवा सकते थे। खुद अगर हम बात करें सोनिया गांधी जी के नेतृत्व को, जिन्होंने संगठन के तौर पे देखा और कई बार विजय हासिल करी, यूपीए गवर्नमेंट ही सोनिया गांधी के नेतृत्व में बनी थी, तब उसको ला करके पास करवा सकते थे। परंतु हमेशा हंगामा करना और बहाने लेकर के महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करना आज ही मातृशक्ति देख रही है। और इतिहास गवाह इस बात का कि सदैव इन्होंने उन्नति का और आत्मनिर्भरता का विरोध किया। आज जिस सदन में बैठ करके राहुल गांधी जी विरोध कर रहे हैं, इन्होंने तो इस सदन के उद्घाटन का भी विरोध किया था ना, और आज वहां पहुंच भी गए। बिल्कुल स्पर्श चौधरी जी, क्योंकि हमने सुना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब चर्चा का जवाब देने पहुंचे तो बहुत सारी बातों का जिक्र उन्होंने भी किया और जवाब देते हुए बताया कि आपने क्या क्या विरोध किया। 370 का जिक्र किया, राम मंदिर का उन्होंने जिक्र किया, 3 तलाक का जिक्र किया, और ठीक उन्होंने कहा इसी तरह आप महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो क्या एक छवि आपकी यहां से बनती हुई दिखाई देगी कि इसका कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा? आपको इस चीज लगता है? क्योंकि अगर इसका पक्ष में मिलते तो शायद एक छवि भी कांग्रेस की है जो साथ देने की आई थी, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर बनी थी, या अभी आपको लगता है इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को? जहां तक छवि की बात है, जब मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अभी प्रियंका जी कह रही थी कि पहले भी ये करते आए हैं, तो भैया लोकल बॉडी में जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व है वो किसने दिया, इसकी बात हम कर चुके हैं। लेकिन हाँ, एक और बात, जो 50 साल का नरेटिव ये बढ़ते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में एक्सटेंशन किया गया था परिसीमन की कंडीशन पे, तो याद दिला। और दूसरी बात, जहां तक बात है नुकसान की, देखिए बड़ा हास्यास्पद भी है, कुत्सित भी है और निकृष्ट भी है कि आपकी अपनी जो छवि पर जो डिक्लाइन हो रहा है, जो आपको डर सता रहे हैं, आपको एन 2 राज्यों के चुनाव के बीच में प्रक्रियाओं को गला घोटते हुए एक अपने ही 30 महीने पहले के डिसीजन पे पलटी मारनी क्यों पड़ रही है, और ये कहते हुए कि हम ही सबसे बड़े महिलाओं के उद्धारक हैं। पहली बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कांग्रेस पार्टी और जमीन की महिलाएं बहुत अच्छे से समझती हैं कि भैया महिला रिजर्वेशन का ऐतिहासिक निर्णय जो आपने भी ऐतिहासिक कहा था वो 2023 में हो चुका है। दूसरी बात, अभी प्रियंका जी कह रही थी कि तरह से, आज मोदी जी भी कल कह रहे थे कि तरह से टेक्निकल लगा के रोका गया था। हम बता दें, हमारे जो उस समय घटक दल थे और अभी भी सभी लोग एक ही बात है कि आपके प्रोसीजर में फॉल्ट है, और तब भी 2023 में हमने कहा कि आज उस समय की 543 सीट में उसी सेकंड बिना एक्शन वर्ड के रिजर्वेशन दी थी। अब
आपने क्यों नहीं लोकसभा चुनाव में दे दिया? आपने उस समय अभी इस बीच के विधानसभा चुनावों में रिप्रेजेंटेशन प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही थी, क्विक रिएक्शन दीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहती हूँ, डिजिटल जनगणना जो 5 साल पहले भी भारत में डिजिटल इंडिया था बहुत अच्छा, जानबूझ के आपने डिले कराया जनगणना को, इस देश को सच्चे आंकड़ों से वंचित रखा। दूसरा जातिगत जनगणना विरोध करते थे, वो व्यक्तिगत जनगणना अब जब उसके आंकड़े आने वाले हैं तो डर लग रहा है आपको, सही आंकड़ों सही प्रतिनिधित्व से डर लग रहा है। अब आपका बिल फेल हो गया तो प्रियंका जी क्विक रिएक्शन आपका। मुझे ये तो बता दीजिए बहन कि 54 करोड़ की जनसंख्या पे 543 थे और आज 140 पे परिसीमन में आप लोग के पैर क्यों कांप रहे हैं? फ्रीज क्यों करवा दिया आप लोगों ने? हर 10 साल पे जब आपका डिलिमिटेशन होता था, जनगणना होती थी, उसे क्यों रोका? राजनीतिक लाभ उसका किसने लिया? और बार बार अपने अनुसार अमेंडमेंट कर करके जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल करके आप लोगों ने जो खुद की सत्ता सुख भोगते रहे, उसको कब तक आप लोग लागू करेंगे? परंतु आज बहनें देख रही हैं और आप लोगों ने जो अपना काला चेहरा उनको दिखाया है, उसके लिए आपको आभार। कम से कम बहनों के सामने स्पष्ट है कि आप लोग सदैव विकास में रोड़ा बने हैं और आगे भी आप लोग यही करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर तमाम आपके तर्क है, कांग्रेस के अपने तर्क हैं। जूही जी क्योंकि समय पूरा हो रहा है, आप इससे पूरी तस्वीर को कैसे देखती हैं पॉलिटिकली तौर पर, क्योंकि असली जो लड़ाई भी देखने को मिली, जो तमाम चर्चाएं भी देखने को मिली, राजनीतिक लाभ और नफा नुकसान की तस्वीर देखने को मिली है। तो अब इस बिल के पास ना होने से क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? क्या आगे चर्चाएं जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पर देखते हैं या चीजें कभी से भी इलेक्शन में नजर आते हैं, या जो 5 राज्यों में चुनाव अभी होना है, क्या इससे आपको असर देखती हैं? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि अब कांग्रेस अपना स्टैंड कैसे क्लियर कर पाती है कि उसने इस बिल का विरोध परिसीमन के लिए किया, की वजह से किया, उस पर सारी बातें डिपेंड करेंगी। क्योंकि हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेटवर्किंग के मामले में और चुनाव पे जो जमीनी कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है उसके मामले में बीजेपी का काम बहुत सॉलिड है। तो आगे अभी जो मौजूदा चुनाव है उसके बाद आगे भी जो चुनाव होंगे तो बीजेपी बहुत आसानी से ये सर्कुलेट कर पाएगी कि महिला आरक्षण बिल का विरोध कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के सामने चैलेंज है कि वो अपना स्टैंड कैसे क्लियर करते हैं। पर इस पूरी बातचीत में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि महिला आरक्षण बिल पर राजनीति बहुत हो रही है। अब बहुत जरूरत है कि ये सारी राजनीति छोड़कर सिर्फ महिला आरक्षण बिल पर बात हो और उसे सही और साफ नीयत के साथ पास कराने की बात की जाए, ना कि इस तरीके से उसके आसपास राजनीति को बुनकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। नहीं, बिल्कुल वाकई में देखिए, पॉलिटिक्स तो मुझे लगता है कि परंपरा है, हर जगह हर चीज़ में हर जगह होती आई है। और अब जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्य चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता थी, इस पर समय पूरा हो गया। क्विक रिएक्शन आपका मैं चाहूँगा, आप भी महिला हैं, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए था? क्योंकि ठीक है, पार्टी के बेनिफिट के आप देखें तो अगर सिर्फ महिला आरक्षण की बात थी, अगर ये बिल पास हो जाता, अभी भी चीज़ें संभावना है लेकिन बहुत सारे फिर रोड़े होते हैं, अगर ये हो जाता तो क्या आप इसमें किस तस्वीर को आप मानेंगे, क्या होनी चाहिए थी? संवैधानिक प्रक्रियाओं को परे रखकर षड्यंत्र और साजिश के तहत अगर ये उपलब्धि हो रही है और उपलब्धि हम सब चाहते कि हो जाए, तो ये गलत है। और हम सब कह रहे हैं रुकिए, ये गलत है और हम सब कह रहे हैं रुकिए, 15 दिन रुकिए, सिर्फ 15 दिन रुकिए, बैठक कीजिए। और हम सब पहले भी साथ हैं, अभी भी साथ रहेंगे इस मुद्दे पे। महिला आरक्षण का विरोध, मैं भी एक महिला हूँ, राजनीति में हूँ, हम सब चाहते हैं कि इतना कम, आज भी आजादी कितने सालों बाद इतना कम प्रतिनिधित्व है और बहनें आए और सशक्त आवाज उठाए। महिला प्रियंका जी, 10 सेकंड सवाल यही है कि आपकी ये मंशा कभी थी ही नहीं। संवैधानिक मूल्यों को, लोकतंत्र को ताक पे रख करके अपनी मनमानी करने की आपकी जो रीति नीति है, उसको भारतीय जनता पार्टी कभी सफल नहीं होने देगी। आप देखते जाइए, हम लोग विजय थे, विजय हैं और विजय रहेंगे। ठीक है, देखिए आप अपनी चीजों पर कायम है और हमें उम्मीद है कि आगे कम से कम जब भी चर्चाओं का दौर देखने को मिले, महिलाओं के सशक्तिकरण की पहल हमेशा सफल रहे। और क्योंकि 33% आरक्षण है, जबकि हम कहते हैं कि 50% महिला है, तो बहुत कम होगा ये भी। खैर, आगे समय देखने को मिलेगा, क्या कुछ बीच के रास्ते निकलेंगे, क्या कुछ आगे सफल बिल पास हो पाएगा, उसकी क्या तस्वीर नजर आएगी। समय इतना ही चर्चा और हो सकती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रियंका जी, बहुत शुक्रिया जूही जी, आपका बहुत शुक्रिया इस पर आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, तमाम चर्चाएं देखने को मिली और जिस तरीके से बिल पेश किए गए, 3 बिलों पर चर्चा 3 दिन चली। दूसरे दिन ये चर्चा का जो महत्वपूर्ण दिन था जब वोटिंग होनी थी, वोटिंग के बाद जो परिणाम सामने आए, पहला बिल ही गिर गया है जो संविधान संशोधन बिल था। उसके चलते अब प्रक्रिया आगे नहीं पूरी हो पाएगी और ये बिल जो महिला आरक्षण को लेकर लाया गया था, अब ये कानून बनना मुश्किल है। अब क्या कुछ आगे की तैयारियां रहेंगी, किस तरीके से क्या फिर से विशेष सत्र बुलाया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास विषय में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।